नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों का अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। उसी अध्ययन को और सुचारू बनाने के लिए मैं आज आपके सम्मुख लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसे लिखा है जाकिर हुसैन जी ने। यह हिंदी गद्य साहित्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। चलिए तो सबसे पहले हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद अध्ययन शुरू करते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार में हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। आप शुरू से ही सक्रिय राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 में आप मुंगेर विधानसभा चुनाव जीत गए और विधायक बने और मंत्री भी बनाया गया। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में आप कार्यरत। आपकी प्रमुख रचनाएं डोला बीनी का मज़ार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगो, एक नदी रेत भरी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ में जाबिर हुसैन ने प्रमुख पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन किया है। चलिए तो हम अध्ययन करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली जी की अंतिम यात्रा को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि जो अंतिम यात्रा निकल रही है वो यूँ लग रहा है जैसे सुनहरे सपने, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। और ये जो अंतिम यात्रा है, जो ये हुजूम जा रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। इस हुजूम में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ये जो हुजूम है, जो भीड़ है, इसमें आगे आगे सालिम अली जी का सब निकल के जा रहा है। सबसे आगे सालिम अली हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए। सालिम अली हमेशा ही पक्षियों की खोज करने में लगे रहे। उनकी नई नई इच्छाएं, कल्पनाएं इसी से जुड़ी रहीं। मौत के बाद भी ऐसा लगता है जैसे सालिम अली किसी पक्षी की खोज में ही निकले हुए हैं। लेखक कह रहा है कि वो जो बोझ है, जो खोज का उनका सिलसिला है, वो ऐसा लग रहा है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो अंतहीन है, उसका सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों की से भिन्न है। लेखक कहता है ये सफ़र पहले सफ़र जैसा नहीं है, क्योंकि पहले सफ़र में सालिम अली किसी पक्षी की खोज करने के बाद वापस आ जाते थे और अब वापस नहीं आने वाले हैं। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब अब वह मौत की खामोश वादियों की तरफ चले गए हैं। अब इस दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। लेखक कह रहा है कि ये हमेशा अपने कर्म का गीत गाते रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही जिए हैं जैसे एक पक्षी जीता है, और अब वह हमेशा के लिए चुप होने वाले हैं। अपने लक्ष्य के साथ प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने जो जीवन जिया है, अब उनकी मृत्यु के साथ वह चुप हो जाएगा। वह हमेशा पक्षियों की खोज में लगे रहे और उसी की खोज के साथ साथ उनकी मृत्यु होगी। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक कह रहा है कि यदि कोई आज चाहे कि वह अपनी धड़कनें देकर, अपनी सांसें देकर सालिम अली को लौटा ले, तो अब लौट नहीं सकता। सालिम अली अब पुनः यहाँ वो गीत गाने नहीं आएंगे, वो जीवन जीने नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई सालिम अली को जगाना भी चाहेगा।
कई सालों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोगों को, पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं लोग, लेकिन उनको आदमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी भी व्यक्ति को उसके दृष्टिकोण से देखते हैं, किसी भी चीज़ को उसके दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको पक्षियों को समझना है तो मनुष्य की दृष्टि से नहीं, पक्षियों की तरह सोच कर देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। लेखक कह रहा है ये उनकी की भूल है कि वो उसको आदमी की नज़र से देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे झरनों को, जंगलों को, पहाड़ों को, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं देखते। आबशारों का मतलब यहाँ झरना ही है। तो वो किसी भी चीज़ को ना, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं देखते। मनुष्य जब प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखने लगे, यहाँ लेखक का कहने का यही तात्पर्य है कि यदि मनुष्य प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखने लगे तो वह उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। वह कभी प्रकृति को हानि नहीं पहुँचाएगा। वह प्रकृति हमेशा मनुष्य को सुख ही देगी, शांति ही देगी। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षी की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटा महसूस कर सकता है। लेखक कह रहा है कि पक्षियों की आवाज़ में तो वो मधुरता होती है कि यदि आप उस आवाज़ को सुनकर उसमें खो जाएं, तो वह इस दुनिया का सबसे सुंदर संगीत होता है। लेकिन मानव इतना मतलबी हो गया है कि उसको वह संगीत सुना ही नहीं देता। एहसास की ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि ऐसे ही एहसास की ऊबड़ खाबड़ मतलब जहाँ समतलता नहीं थी, जहाँ लोग एक दृष्टि नहीं रखते हैं, हर इंसान की अलग अलग दृष्टि होती है। ऊबड़ खाबड़ मतलब जो समतल ना हो। जमीन पर जन्मे मिथक, मिथक का मतलब होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को जोड़ने का काम करता है, उसको हम मिथक कहते हैं। जो पुरानी बातों को नई बातों से जोड़ दे। तो ऐसे ही एक मिथक का नाम है सालेम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे। लेखक कहता है कि जिस प्रकार आज भी हम मथुरा वृंदावन जाते हैं और वहाँ कृष्ण को महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही हमें प्रकृति को महसूस करना है। उस समय श्री कृष्ण ने रासलीला रची थी, गोपियों को परेशान किया था, माखन के भाड़े फोड़े थे। ये सारी चीज़ें किसी ने देखी नहीं हैं, बस उन्हें हम महसूस कर पाते हैं। लेखक ऐसी ही प्रकृति को महसूस करने के लिए बोल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।